आप कल कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुझे ला दें, मैं गारंटी करता हूँ आधे घंटे में जॉब मिल जाएगी। पाकिस्तान में इतना बड़ा गैप है उस टैलेंट का जो इंडस्ट्री को चाहिए, और हर किसी को इंसान चाहिए। तो इससे अच्छा है कि हम जाएं क्यों यूनिवर्सिटी में, हम एफएससी के बाद सीधा कोर्स कराते हैं 6 महीने का, और नौकरी पे लग जाएगा लड़का, बाद में डॉलर कमाएगा। लेकिन इतनी जो चल रही है उनसे जाके पूछ लें कि यार आपको क्या स्किल सेट चाहिए, मैं वो सीख के आ जाता हूँ। लेकिन आई थिंक कोई नहीं जाके पूछता। हमारा एक फंडामेंटल राइट है कि हम अपना पैसा अगर बाहर कमाते हैं, पाकिस्तान का कानून अलाउ करता है कि हम ना लाएं इस मुल्क में। यहाँ पर जिन कंपनीज के पास पैसे हैं, जब उन्होंने फेसबुक पे ऐड चलाना होता है तो उनके ऐड तो चलते नहीं है, तो कोई क्यों पैसे लाएगा, कोई क्यों ट्रस्ट करेगा। आज जो है कोई इंटरनेशनल बिजनेस पाकिस्तान में काम नहीं करना चाहता। जो यहाँ से चले गए हैं वो कहते हैं हम $5,000 महीने का कमाते हैं, हम पाकिस्तान में क्यों रहें, हम टर्की में रहेंगे, और वो टर्की में रह रहे हैं आज। तो हम जो लोग जा रहे हैं वो फ़ायदा पहुंचाएंगे। येस, आई 100% लाइक 100% एग्री। मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, स्टेट से ये गिला है कि हमें अच्छी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करनी चाहिए अपने लोगों को। वेलकम टू हाउ डज इट वर्क। दिस पॉडकास्ट इज पावर्ड बाय टेक्नो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ हाउ डज इट वर्क, अ पॉडकास्ट बाय प्रो पाकिस्तानी। आज हमारे मेहमान के साथ हमारा बहुत सा इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन होने वाली है। आर्जिश आजम, ही इज़ द फाउंडर ऑफ फ्यूचर फेस्ट और इजाद लैब्स, बहुत सारी चीज़ें करते हैं आप। तो फर्स्टली थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग, इट्स एन ऑनर। अच्छा सर, जस्ट डाइव राइट इनटू इट। मैं जो आपसे अभी ऑफ एयर में कॉन्वर्सेशन कर रहा था, देखें फ्यूचर फेस्ट हुआ, इस तरह के बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। फिर मैं देखता हूँ जाइटेक्स का मिसाल ले लेते हैं, पाकिस्तानी कंपनीज बाहर जाती हैं, एक हमने चीज़ें नज़र आती रहती हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है। फिर कोई प्राइम मिनिस्टर की ये स्कीम आ गई, उसका वो हो गया, बट रिजल्ट नहीं नज़र आ रहा। राइट, एज इन माई क्वेश्चन इज़ कि ये जो कंपनीज़ हैं, हम सुनते आ रहे हैं कि जी एक IT रेवोल्यूशन आएगा तो कब आएगा? राइट, स्टार्टअप इंडस्ट्री होना था वो भी आके ठप होगी। IT एक्सपोर्ट्स करनी थी, हम कब से लगे हुए हैं कि करेंगे लेकिन नहीं हो पा रही। व्हाट डू यू थिंक इज़ द क्रक्स ऑफ दिस प्रॉब्लम? देखिए, मुझे ये लगता है कि IT रेवोल्यूशन आ चुका है, आपके पास साइलेंट रेवोल्यूशन एक चल रहा है। कितनी नौकरियां हैं, कितनी जॉब्स हैं। आप कल कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुझे ला दें, मैं गारंटी करता हूँ आधे घंटे में जॉब मिल जाएगी। तो रेवोल्यूशन तो एग्जिस्ट करता है, हर कंपनी को बंदा चाहिए, यहाँ पर कोई बंदा नहीं मिलता। टेक टैलेंट का पाकिस्तान में इतना बड़ा गैप है, उस टैलेंट का जो इंडस्ट्री को चाहिए, और हर किसी को इंसान चाहिए। मतलब आप 10 IT कंपनीज उठाएं, सारों से पूछें आपका सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, वो कहते हैं हमें लोग नहीं मिलते। तो इसका मतलब काम तो है ना उनके पास, यानी काम तो बहुत आ गया। लेकिन सर मैं आपको एक बात बताता हूँ ना, देखें जिस तरह मैं खुद ना एक प्रोजेक्ट कर रहा था रोमानिया में, एक्चुअली विद दिस रशियन क्लाइंट एंड एवरीथिंग, एंड वी वर डूइंग एन ई-कॉमर्स बेस्ड प्रोजेक्ट, वाज फॉर अ फैशन क्लाइंट, एंड उसमें मैजेंटो के डेवलपर्स चाहिए थे। ठीक है, मुझे 3-4 तो मिल गए। उसके बाद 2 साल 3 साल लग रहा है, डिमांड भी थी। इवेंचुअली हमने वो चीज़ें सारी रोमानिया में करनी शुरू की। यहाँ पे मैजेंटो का बंदा या मिल नहीं रहा था, या मिल रहा था तो बहुत महंगा था। अब ठीक है, द प्रॉब्लम इज़ कि यहाँ पे बंदे नहीं हैं। अब आप मुझे एक बात बताएं, अगर बंदे नहीं हैं तो बंदे बनाने पड़ेंगे। बंदे बनाने के लिए आपको पूरा एजुकेशन सिस्टम रिवैम्प करना पड़ेगा। बट टेक्निकली नहीं, देखें नॉलेज स्ट्रीम एक इदारा है जो कि डॉक्टर सोहेल नकवी ने बनाया, जो लाम्स के VC जी। वो प्राइवेटली एक कोर्स चला रहे हैं जिसमें को टेक टैलेंट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर सोल्यूशन जो है वो इस्लामाबाद से ही निकले। ज़्यादातर सोल्यूशन प्राइवेट हैं, और वो जिस लेवल की ट्रेनिंग करा रहे हैं, 2-4 और इंस्टीट्यूट्स करा रहे हैं, असल में पाकिस्तान का टैलेंट गैप वहाँ से फुलफिल हो रहा है। जो ट्रेडिशनल एकेडेमिया है वो जिस क्वालिटी का टैलेंट प्रोड्यूस करती है, क्वाइट ऑनेस्टली वो किसी को नहीं चाहिए। तो इससे अच्छा है कि हम जाएं क्यों यूनिवर्सिटी में, हम एफएससी के बाद सीधा कोर्स कराते हैं 6 महीने का, और नौकरी पे लग जाएगा लड़का, बाद में डॉलर कमाएगा। और हमें नॉलेज स्ट्रीम्स जैसे और सोल्यूशन चाहिए टू फिल दिस टैलेंट गैप। के लोग हैं वो ट्रेंड नहीं है, स्किल नहीं है, क्योंकि दुनिया की लाइक डिमांड बहुत ज़्यादा है, स्किल्स बहुत डिफरेंट रिक्वायर्ड हैं। किसी ने तो ट्रेन करने हैं, तो वो भी एक प्रॉब्लम है, कोई सॉल्व करे। डॉक्टर साहब कर रहे हैं और ट्रेनिंग कंपनीज करें। फैसलाबाद में हमारे एक दोस्त की ट्रेनिंग कंपनी है, आई थिंक उसने को 25,000 बच्चा ट्रेन किया हुआ है पिछले 10 साल में। 25,000 बच्चा कितने अरसे में ट्रेन होता है? पिछले 10 साल में। 10 साल में। और उन 25,000 में से सबको नौकरियां मिल चुकी हैं, सब डॉलर में कमा रहे हैं? ज़्यादातर जो है उनको नौकरियां मिल चुकी हैं, कुछ डॉलर में कमा रहे होंगे, क्योंकि नौकरियां तो मिलती हैं सॉफ्टवेयर कंपनीज़ में, वहाँ आपकी सैलरी लोकल है। अगर आप अपनी कंपनी बना लें तो ठीक है, जो सॉफ्टवेयर कंपनी के मालिकान हैं वो डॉलर में कमाते हैं, लेकिन एटलीस्ट चलें जो जॉब भी कर रहा है वो डॉलर इकॉनमी का पार्ट तो है। हमारा मकसद ये है कि ज़्यादातर जो
ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मुल्क से, जो हमारा टैलेंट है, जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, हमें डॉलर इकॉनमी का पार्ट होना चाहिए। हमें ऐसे बिजनेसेस में काम करना है, ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने हैं, ऐसी कंपनीज़ का पार्ट बनना है, या वो कंपनीज़ खुद बनानी है। हम समझते हैं कि हर बंदा फाउंडर नहीं होता, एंटरप्रेन्योर नहीं होता, तो सब पे ये प्रेशर नहीं है कि उठे और कंपनी बनाए। लेकिन इतनी जो चल रही है उनसे जाके पूछ लें कि यार आपको क्या स्किल सेट चाहिए, मैं वो सीख के आ जाता हूँ। लेकिन आई थिंक कोई नहीं जाके पूछता। और आपने एक बात अभी ऑफर भी की थी, मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी कि यार हम आईटी एक्सपोर्ट को वो गिनते हैं जो स्टेट बैंक के अंदर आईटी का डॉलर आ रहा है, एज इन पाकिस्तान के अंदर जो पैसा आ रहा है। ऐसे अब मैं भी 2-3 बिजनेसेस का हिस्सा हूँ, मोस्ट ऑफ अस डू नॉट वांट टू ब्रिंग मनी इन दिस नो, कंट्री। हमारे डॉलर्स जिसके भी हैं यूजुअली डेलावेयर में कंपनी रजिस्टर की हुई है, या दुबई में कंपनी रजिस्टर की हुई है, या डिफरेंट हाँ, लकूने निकाल रहे हैं। और उसकी वजह है, यहाँ पे आप पाकिस्तान में पैसा लाओ तो वो भी एक अजाब है, पैसा निकालो तो वो भी अजाब है। अब सवाल मेरा ये है कि इज़ देयर, जिस तरह लोग कहते हैं ना रियल एस्टेट की इकोनॉमी चलती है, ब्लैक इकोनॉमी है, राइट, सारों के पास काला पैसा और पैसा बहुत है, अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, फलाना ढुकाना, जो सारी चीज़ें होती हैं। हमारी आईटी की जो एक्चुअल एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी है, एक्चुअल पैसा है, आपको लगता है एक बहुत बड़ी ब्लैक इकोनॉमी है जिसको गिना ही नहीं जा रहा? इज़ दैट व्हाई वी आर नॉट सीइंग द रिजल्ट्स ऑन पेपर? देखिए मैं ये कहूँगा कि ब्लैक इज़ प्रॉब्ली नॉट द राइट वर्ड। हम बहुत ज़्यादा वाइट हैं। हमारा एक फंडामेंटल राइट है कि हम अपना पैसा अगर बाहर कमाते हैं, पाकिस्तान का कानून अलाउ करता है कि हम ना लाएं इस मुल्क में। इसमें कोई जुर्म नहीं है। लेकिन ठीक है, इस्लामाबाद से ख्वाहिश है कि जी ये पैसे पाकिस्तान आने चाहिए, तो उसकी फैसिलिटेशन क्या है? रिपैट्रिएशन तो है नहीं। यहाँ पर जिन कंपनीज़ के पास पैसे हैं, जब उन्होंने फेसबुक पे ऐड चलाना होता है तो उनके ऐड तो चलते नहीं हैं, तो कोई क्यों पैसे लाएगा? बिल्कुल, मतलब हमारा भी यही मसला है। इतना हाँ। मेजर डिस्कनेक्ट है पॉलिसी में और प्रैक्टिकलिटी में कि आप अगर फैसिलिटेट कर दें तो हर बंदा पैसे ले आएगा, लेकिन आप फैसिलिटेट नहीं करते। आप पहले कहते हैं पैसे लाओ, और जो इस मुल्क की और स्टेट की हिस्ट्री रही है बिजनेसेस को तंग करने में, कोई क्यों ट्रस्ट करेगा? आज जो है कोई इंटरनेशनल बिजनेस पाकिस्तान में काम नहीं करना चाहता, क्योंकि ना रिपैट्रिएशन होती है, ना फैसिलिटेशन होती है। आपने आके कोई काम कराना हो तो 6 तरह के लोगों को आपको जो है वो इन्वॉल्व करना पड़ता है। तो ये तो हम बाहर वालों के साथ करें, जो हम आईटी इंडस्ट्री के साथ करते हैं, जो फ्रीलांसर्स के साथ करते हैं, मतलब क्या फैसिलिटेशन है? 2-3 साल पहले तक तो फ्रीलांसर का बैंक अकाउंट नहीं खुलता था, तो वो क्यों अपने पैसे लाएगा? वो अपने पैसे पायनीर में रखता है। पायनीर वाले पैसे भी कमाते हैं क्योंकि वो एज अ प्राइवेट बिजनेस इस इंडस्ट्री को फैसिलिटेट कर रहे हैं। क्या पायनीर को हम फैसिलिटेट करें? क्या इस इंडस्ट्री को हम फैसिलिटेट करें? आई बिलीव कि जो डॉक्यूमेंटेड आईटी एक्सपोर्ट का फिगर है, शायद उससे को 10-15x बड़ा फिगर होगा। क्योंकि देखें, ये डॉक्यूमेंटेड है, जो हर साल हम कहते हैं 2 बिलियन आता है, लेकिन जो पिछले 20 साल से लोग बाहर रख रहे हैं, अपने एसेट्स बना रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। डेलावेयर में 4000 कंपनियां तो हमने सिर्फ रजिस्टर कराई हैं पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स की। तो ये जो सारा बाहर एक इकोनॉमी एग्जिस्ट करती है जो कि टेक्निकली है पाकिस्तान वालों की, हम यहाँ रहते हैं, लेकिन हम अब ग्लोबल इकोनॉमी का पार्ट है, तो हम पाकिस्तान में कंपनी क्यों रजिस्टर कराएं? हमारा कस्टमर अमेरिका में है, हम अमेरिकन प्रॉब्लम सॉल्व करें तो हम कंपनी भी अमेरिका में रजिस्टर कराएंगे। पूरी दुनिया कराती है, मिलियंस ऑफ एंटिटीज़ रजिस्टर होती हैं। तो वो इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बड़ी है जो कि नज़र नहीं आती। और मुझे नहीं लगता कि मौजूदा हालात में लोग ये शेयर भी करना चाहते हैं कि यार हम इतना बड़ा बिजनेस बैठ के कर रहे हैं और ये हमारे क्रेडेंशियल्स हैं, क्योंकि सपोर्ट की जगह उल्टे मसले आ जाते हैं। जैसे ही कोई कारोबार इस मुल्क में बड़ा होता है, शायद आईटी में और ज़्यादा मसले हैं, क्योंकि देखें इंटरनेट बंद कर देते हैं हम, सोशल मीडिया के इश्यूज़ हैं, फिर कोई भी छोटा सा मसला होता है तो डायरेक्ट इस इंडस्ट्री पे उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। इसीलिए पाकिस्तान से जो लोग इंटरनेशनली आईटी में काम कर रहे हैं वो काम तो करना चाहते हैं, वो अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करना चाहते। उसका एक नुकसान है कि इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा, कि हमें स्टोरीज़ पता नहीं लग रही कि यार कोई बच्चा लाहौर में बैठा है $10 मिलियन कमा रहा है साल का, तो वो किसी को बताना नहीं चाहता। तो खैर है, ना बताए, एज लॉन्ग एज इस मुल्क में पैसे आ रहे हैं हम खुश हैं, नौकरियाँ क्रिएट हो रही हैं, एटलीस्ट कुछ तो हो रहा है। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताएं। अब ये बात आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आई एम श्योर जो भी गवर्नमेंट आई है, वट एवर द पोलिटिकल पार्टी माइट बी, इन सबको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि एक दुनिया है आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान, रन बाय पाकिस्तानीज, वर्कड इन बाय पाकिस्तानीज, जो एक आप कह लें एक और इकोनॉमी ऑलमोस्ट हमने क्रिएट कर दी है, राइट, एंड दिस विल ओनली कंटिन्यू टू ग्रो कंसिडरिंग कि पाकिस्तान के हालात कैसे हैं। आपने गवर्नमेंट के साथ भी काम किया हुआ है, मिसलेनियस गवर्नमेंट्स के साथ काम किया हुआ है। व्हाट इज़ द इशू? मतलब देखें, मुझे जो बात नहीं समझ आती, हमने पता नहीं क्या हुआ, एमनेस्टी स्कीम रियल एस्टेट के लिए बना दी, ये कर लिया, उसके लिए कर लिया। व्हाई डोंट वी जस्ट फैसिलिटेट आईटी सर्विसेज? क्या इतना बॉटलनेक आता है? इज इट के देयर इज ब्राइब मनी इन्वॉल्व? मतलब वेयर आर वी गेटिंग स्टक? गवर्नमेंट का एक बड़ा मेजर डिस्कनेक्ट है कि जो पॉलिसी सर्कल है उन्हें
प्रैक्टिकली समझ नहीं आती कि इंडस्ट्री को क्या चाहिए। ये एक डोमेन में नहीं, हर डोमेन में हमेशा ऐसे रहा है, पूरी दुनिया में हमेशा रहा है। इसीलिए जो है इंडस्ट्री को एंगेज किया जाता है। पाकिस्तान में हिस्टोरिकली क्या होता है कि लॉबीज़ बन जाती हैं, मोनोपलीज बन जाती हैं। हमारे बड़े बड़े जो बिजनेस ग्रुप्स हैं वो टेक्निकली मोनोपलियों के थ्रू चलते हैं, इसीलिए हम ग्लोबली कंपेटिटिव नहीं है। ये एक नोन फैक्ट है। हमारा कोई बिजनेस ग्रुप जो है इंटरनेशनल क्यों नहीं है, टाटा क्यों नहीं पाकिस्तान से निकला। आईटी में भी हमें ये होता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि मुझे लगता है एक बड़ी गलत प्रैक्टिस है कि एक फ्रीलांसर अगर कोटद्दू में बैठा $1,00,000 कमाता है, उसकी आवाज़ तो इस्लामाबाद कभी पहुंचती ही नहीं है ना। इस्लामाबाद 4 लोगों की आवाज़ पहुंचती है जिनके 6 दोस्त हैं, और उनके जो बिजनेस इंटरेस्ट हैं, उनके जो पर्सनल इंटरेस्ट हैं, वो सर्व हो रहे हैं। लार्जली जो इंडस्ट्री है, जो डिजिटल इकोनॉमी है, उनके मसले ना कम्युनिकेट हो पा रहे हैं, ना उनके लिए पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं। पाकिस्तान का जो डिजिटल प्राइवेसी का लॉ है, फॉर एग्जांपल जो बिल आया है, वो इनकन्सिस्टेंट है इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस से। लाइक अगर कोई इंटरनेशनल कंपनी आज पाकिस्तान में आके अपना सर्वर लगाती है तो वो GDPR कंप्लाइंट ही नहीं रहती। तो आप अगर यूरोप में हैं, आप पाकिस्तान में सर्वर लगा ही नहीं सकते। और ये बड़े बेसिक इशूज़ हैं जो कि हमें बिल्कुल लगता है कि क्योंकि आपको और हमें टेक्नोलॉजी समझ आती है, उसका पोटेंशियल समझ आता है। मुझे ये नहीं लगता कि इस्लामाबाद वालों को समझ आता है, या वो समझना चाहते भी हैं। हम एक बबल में एग्जिस्ट करते हैं और हमें ओपन होने की ज़रूरत है। मुझे लगता है बहुत से गवर्नमेंट में अच्छे लोग हैं जिन्हें इसके पोटेंशियल का अंदाज़ा है, और उनके लिए भी काम करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारे यहाँ मुश्किल ही है, सब कुछ आसान तो कुछ है नहीं। हमारी रिक्वेस्ट ये है कि ज़्यादा स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व किया जाए, और गवर्नमेंट जो बातों में कमिटमेंट देती है वो एक्शंस में भी दिखाए। आप पॉलिसीज़ लेके आएँ जो लार्जली लोगों को फैसिलिटेट करें, जो इस मुल्क में रह के डॉलर कमा रहे हैं। वरना जो लाखों लोग यहाँ से मूव हुए हैं, लाखों लोग मूव होते रहेंगे। मैं पर्सनली बहुत लोगों को जानता हूँ जो यहाँ से चले गए हैं, वो कहते हैं हम $5,000 महीने का कमाते हैं, हम पाकिस्तान में क्यों रहें, हम टर्की में रहेंगे, और वो टर्की में रह रहे हैं आज। इस पे मैं आता हूँ, ये भी एक टॉपिक ऑफ कॉन्वर्सेशन है, लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूँ। देखो, या हम इधर आएँ और पाकिस्तान की कंप्लीट सिस्टम को रीवर्क करें, या भाई आप नेटवर्किंग कराते हो ना, ये 4-6 बड़ी फैमिलीज़ जो हैं, या 4-6 बड़ी एंटिटीज़ जो हैं, इस तरह की 10-15 होंगी, चलो, जो शायद शुगर में है या किसी और चीज़ में है, इन्हें आईटी का काम कराओ यार। ये अगर इस्लामाबाद इनकी सुनती है, अब सारे कर रहे हैं, तो उनको बोलो भाई आप ये वाला काम करो, इसमें पैसे बनाओ, इसमें अच्छा पैसा है यार। वाई डोंट द टाइकून कहते हैं ना पाकिस्तान में, टाइकून्स जो हैं वो क्यों नहीं आईटी का काम करते? वो क्यों सारे ये कोई रियल एस्टेट में, कोई एग्रीकल्चर में, कोई इसी चीज़ में? मेरे ख्याल से काफ़ी टाइकून्स कर रहे हैं, काफ़ी VC फंड्स में भी, जो पाकिस्तान के लार्ज फैमिली बिजनेसेस हैं, जिस तरह फातिमा गोभी वेंचर्स हैं, और उनके आने से इकोसिस्टम की बड़ी सपोर्ट हुई है। लैक्सन इन्वेस्टमेंट्स जो आया है, आई थिंक वो एक पॉजिटिव साइड है उस चीज़ की। लेकिन वो स्टार्टअप्स तो अगेन लोकल है ना। मतलब मेरा मसला स्टार्टअप इंडस्ट्री की ईथॉस से ये है कि वो आप एक मुल्क जहाँ वैसी परचेसिंग पावर रोज़ गिर रहा है बिकॉज ऑफ डिवैल्यूएशन एंड अदर थिंग्स, वहाँ पे आप कितना बिजनेस उठा लोगे? वेयर एज जो एक्सपोर्ट साइड है वो हम, मतलब VC फंडेड स्टार्टअप्स आर प्राइमरीली, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मे बी you're right, they're localized, right? I've never seen or heard of एट बेस्ट वो होती है जो SaaS बेस्ड कंपनी होगी जो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस बेच रही है एक्सेट्रा। मतलब रिमोट बेसिक है जिसमें VC फंडिंग है, और उनका बिजनेस मॉडल जो है वो IT एक्सपोर्ट्स पे या पाकिस्तानी टैलेंट को। So there is one. There is just, I think there is just one VC funded. बट यू आर एब्सोल्युटली राइट। अब आई बिलीव कि फातिमा ग्रुप जो है अब वो ढूंढ भी रहा है और इन्वेस्ट भी कर रहा है ऐसी सर्विसेज कंपनीज़ में जो डॉलर कमाते हैं। और पिछले 18 महीने में जो एक बड़ा पॉजिटिव चेंज आया है वो ये कि जो बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप्स हैं पाकिस्तान के, जो बड़े बड़े टाइकून्स हैं, उनकी वैल्यूएशन जो है वो 40% ख़त्म हो गई, क्योंकि एसेट तो सारे PKR में। और फिर उन्होंने देखा है कि लेकिन यार ये जो हमारा फलाना दोस्त सॉफ्टवेयर कंपनी चला रहा है ना, इसने तो नई गाड़ी भी ले ली। तो अब एक बड़ी रियलाइजेशन हुई है बिजनेस कम्युनिटी को कि यार हमें डॉलर वाले बिजनेस करने, और वो बड़े अग्रेसिवली पिछले 1-1.5 साल से ढूंढ भी रहे हैं कंपनीज इन्वेस्ट करने के लिए, उसमें इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, वो नर्चर भी कर रहे हैं, वो सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। आई बिलीव कि ये शायद पाकिस्तान के लिए एक बड़ा पॉजिटिव टाइम हो जाए, क्योंकि उनके रिसोर्सेज जब आएंगे और जब वो जिस तरह नॉलेज स्ट्रीम के जो शायद स्पॉन्सर्स और इन्वेस्टर्स भी हैं, वो भी इनमें से कुछ बड़े बिजनेसेस हैं जिनको ये समझ आया कि अच्छा यार मतलब हम लोगों को टेक स्किल सिखाते हैं और वो डॉलर कमाएंगे, हम भी कमाएंगे। तो आई थिंक कि ऑलरेडी वो ट्रेंड हो रहा है, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा साइलोज में हो रही हैं, वो नज़र नहीं आती जो मेन इशू है। क्योंकि दुनिया में हर जगह लॉबिंग इज कंसिडर्ड अ वेरी बैड वर्ड हियर, लेकिन होता तो हर जगह है ना। मतलब मिसाल के तौर पे बिग टेक लॉबीज इन द US,
whether that's with the Democrats or the Republicans, they have stakes in the game ना. नॉर्मल बात है, ये कोई इतनी कोई शॉकिंग बात नहीं है. हमारे यहाँ भी एक सर्टन लेवल ऑफ लॉबिंग होती है, बट इट्स जस्ट फॉर दी मोर ट्रेडिशनल बिजनेसेस, यू नो, व्हाटएवर, एग्रीकल्चर हो जाए या जो भी बात है. अब आईटी में भी लॉबी हो रही है, लेकिन उसका कोई इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं आ रहा. हमारी कोशिश है कि पॉजिटिव लॉबिंग हो. देखिए वाशिंगटन डीसी पूरा लॉबिंग पे चलता है. सारे थिंक टैंक्स हैं, मतलब प्रॉपरली एक रिकग्नाइज प्रैक्टिस है कि बिजनेसेस आते हैं अपना इंटरेस्ट लेके और वो लोगों को कन्विंस करते हैं जिन भी तरीक़ों से जो कि कानून अलाउ करता है, और बेहतर पॉलिसी मेकिंग की जाती है. आई थिंक पाकिस्तान में थोड़ा सा जो गैप आ रहा है वो ये कि लॉबी जो है वो बड़ी नेगेटिव चले जाती हैं. हम कुछ ऐसी नेगेटिव प्रैक्टिस जो कि अमेरिका में भी होता है, लाइक कंपनीज जो हैं वो अपने इंटरेस्ट के लिए ऐसी चीज़ें करा लेती हैं पॉलिसीज से जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं होती. लेकिन ऐसे मौक़ों पे फिर पब्लिक फोरम्स का ये काम है कि वो आएँ और आवाज़ उठाएँ कि नहीं यार, ये जो काम है, ये जिस भी लॉबिंग के थ्रू हुआ है, ये लोगों के लिए अच्छा नहीं, लाइक अवाम के इंटरेस्ट में नहीं है. ये अमेरिका में भी होता है, लाइक अमेरिका में भी कंपनीज जो सब कुछ कर रही हैं वो शायद कोई इतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है. लेकिन मुझे लगता है कि जो हमें आईटी में, नॉलेज इकोनॉमी में चाहिए वो ये कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो आगे आएँ, वो अपनी आवाज़ उठाएं. एक साउथ पंजाब आईटी एसोसिएशन है, एक कोई पेशावर की एसोसिएशन है, एक हैदराबाद में एसोसिएशन है क्योंकि वहाँ आईटी कंपनीज बहुत हैं, एक फ्रीलांसर एसोसिएशन है जिसके 2 लाख मेंबर हैं, और एक ई कॉमर्स कंसोर्शियम है. ऐसे बहुत से फोरम्स हैं जो कि एग्जिस्ट तो करते हैं बट वो इस्लामाबाद में इंटरेक्ट नहीं करते. जब तक वो यहाँ नहीं आएंगे वो ये नहीं बताएंगे कि यार उनकी कम्युनिटी को, उनकी इंडस्ट्री को, क्योंकि जो डिजिटल इकॉनमी है उसे आप एक सेक्टर में कैटेगराइज नहीं कर सकते. लाइक रिमोट जॉब्स जो हैं वो शायद इस टाइम फास्टेस्ट ग्रोइंग चीज़ है एज़ पर आवर ऑब्जर्वेशन. हमारा टैलेंट जो है बहुत अच्छा है, रिमोट काम करता है. जब से कोविड के बाद नौकरियां रिमोट हुई हैं, लोग डायरेक्टली जॉब्स पे अप्लाई कर रहे हैं. 2, 3, 5, $10,000 की जॉब्स मिल जाती हैं. कोई फॉरम नहीं है जो उनको रिप्रेजेंट करता हो, जो उनके राइट्स को रिप्रेजेंट करे. तो जब तक वो सारे फॉरम आगे नहीं आएंगे और वो आके इंडिविजुअली अपनी छोटी छोटी कम्युनिटीज़ की, अपनी बड़ी कम्युनिटीज़ की आवाज़, उनके मसले रेज़ नहीं करेंगे, तो बेहतर पॉलिसी मेकिंग नहीं होगी. और जब तक बेहतर पॉलिसी मेकिंग नहीं होगी तो ऐसे ही होगा कि वो लाइक कुछ लोगों के तो फ़ायदे हो जाएंगे लेकिन लार्जली कम्युनिटी का कोई फ़ायदा नहीं होगा. आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की रिमोट जॉब्स के बारे में, एंड दैट माइट बी द फ्यूचर, राइट. जो टेक्निकल रिसोर्स है, आईटी, इवन बीपीओ टाइप रिसोर्स जो हैं, उनके लिए शायद सबसे अच्छी चीज़ ये है कि वो रिमोट जॉब्स करें. बिल्कुल. फिर आपने उससे पहले बात की अभी कि देयर इज़ अ सर्टेन लेवल ऑफ, मतलब कि पाकिस्तान से लोग जा रहे हैं, राइट. अब मैं आपका ओपिनियन इस पर सुनना चाह रहा था. मैं आपको अपना ओपिनियन बताता हूँ. मुझे लगता है कि अगर साल के मिलियन भी जाए ना तो इससे बेहतर कुछ नहीं है. और मैं आपको उसकी सिंपल एक वजह बता देता हूँ. ठीक है. At the rate that we are expanding our population, there is no scenario where everyone can be employed in this country. Not in the near future. There is very, very, और देखिए आप कहेंगे यार वो आपकी टॉप ब्रास जा रही है. देखिए जो टॉप ब्रास जाएगी ऑब्वियसली दे आर द मोस्ट लाइकली टू गेट अ जॉब. लेकिन आप का मेरा लॉजिक इसमें ये है कि रेमिटेंस इज़ मोर देन, पता नहीं कितना है रेमिटेंस एक्सपोर्ट का एग्जैक्ट नंबर मेरे पास भी है नहीं, लेकिन आई थिंक 21-22 बिलियन मेरे ख्याल से. द आइडिया इज़ कि what will you do with all of these people, right? So NRIs was the thing in India till the tech revolution came, and then eventually they started coming back to India, etc. But NRIs, non-resident Indians, was the way to do it. हमारे जो वापस आए थे हमने भगा दिए, वो दोबारा वापस चले गए. तो देखें वो दोबारा वापस गए बिकॉज मैं आई एम नॉट ट्राइंग टू बी टू हार्श ऑन देम. लेकिन देखें आप आए, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी थी, वो अपॉर्चुनिटी आपने, देखें इफ़ यू वांट टू कम इन रेवोल्यूशनाइज अ कंट्री, तो आप वो जो वापस्तानी है हैज़ टू लर्न कि यार देखो ये इतना आसान तो नहीं होगा ना कि मैं आया न्यूयॉर्क से 12 महीने के अंदर अंदर बिलियनर बन के वापस न्यूयॉर्क चला गया. इस तरह नहीं होता. आप आए मैदान में तो अब आपने थिक एंड थिन देखना है ना. अब ऐसे तो नहीं हो सकता कि यार नहीं मेरी मर्जी के ख़िलाफ़ है ये है. एंड वीसी कैपिटल ड्राई अप हुए. देखो एंटरप्रेन्योरशिप shouldn't be just dependent on capital. Yes, capital is a large component. मैं ये deny नहीं करूँगा. Everybody needs capital. I need capital. Everybody needs capital. लेकिन that's not the only component. आप ये नहीं कह सकते कि यार इसके बगैर तो कोई मतलब गेम ही नहीं उठ सकती. लेकिन खैर मेरा सवाल ये कि what is so wrong with people leaving Pakistan? So number one is कि historically पाकिस्तान की बहुत एक लार्ज पॉपुलेशन है जो बाहर गई है. उनका बहुत इस मुल्क में कंट्रीब्यूशन है. पहले तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं. हमें नहीं लगता कि अब लोगों को बाहर भेजना
इतनी एक सेंसिबल चॉइस है इस कंट्री के लिए। सो हम जो लोग जा रहे हैं वो फ़ायदा पहुंचाएंगे, येस आई 100% लाइक 100% एग्री। मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। क्यों? देखें आज जो बंदा दुबई में जाएगा, अमेरिका में जाएगा, वहाँ जॉब लेगा, यूएस में क्या $15,000 सैलरी मिल जाती है महीने की, 10,000 उसका खर्चा हो जाएगा, 1,000-1,500 वो वापस भेज देगा। एक तो ये हो गया कि जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है वो बहुत एक स्मॉल परसेंटेज है, नंबर 1। नंबर 2 इज़ कि नॉलेज ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। लाइक सिलिकॉन वैली में बिलियनर्स हैं जो पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में उनका कनेक्शन ही नहीं था। हम गए, हमें पता लगा कमाल है यार, आप इतने स्मार्ट लोग हैं, लाइक आप हमें सिखाएं ना क्या करना है। बहुत से लोग कॉन्फ्रेंसेस पे आए, चले हम थोड़ा सा क्रेडिट लेते हैं, और भी लोग लाए। बहुत से लोग मदद भी करना चाहते हैं, वो ठीक है कि यहाँ मुश्किल बहुत हो गया मदद करना। अगर लोग यहाँ रह के रिमोट जॉब्स करें, बाहर की अपॉर्चुनिटीज़ परसू करें, उन्हें बेहतर मौके मिलें, वो यहाँ रह के $5,000 भी कमाएं, उसका पाकिस्तान पे इकोनॉमिक इम्पैक्ट ज़्यादा बड़ा है। फिर उसका नॉलेज ट्रांसफ़र ज़्यादा अच्छा है कि आप बहावलपुर से अगर फ्रीलांसिंग करते हैं तो आप बहावलपुर में 700 लोगों की कंपनी भी बना लेते हैं, जो हमारे दोस्त ने बना ली है। अब वही अगर दुबई चला जाता तो ठीक है, उसकी लाइफ अच्छी होती, ठीक है, $2,000 पाकिस्तान में आ भी जाते हैं। तो हम असल में ना वो 2% पे बहुत खुश हैं कि हमारा एक पॉपुलेशन बाहर है और वो बेचारे $21-22 बिलियन मजदूरी करके रियाद में टैक्सियाँ चला के यूरोप में क्या कुछ करके भेजते हैं। हम कहते हैं यार कमाल है, हमारे मुल्क की अचीवमेंट ये है। हालांकि शायद वो कितना कुछ और कर सकते थे, शायद हम उनको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर सकते थे अगर यहाँ पर हमने एक फेवरेबल इन्वायरमेंट बनाई होती। हमारी रिक्वेस्ट अब ये है कि देखें, अब वो बनाने की ज़रूरत नहीं, अब रिमोट जॉब्स आ गई हैं। आप कहीं भी पैदा हो पाकिस्तान में, एक स्किल सेट लें, आप ऑनलाइन एक नौकरी ले लें, डॉलर कमाएं, लेकिन एटलीस्ट जो लोग कमा रहे हैं हम उनको फैसिलिटेट करें, उनको तंग ना करें। क्योंकि अगर हम तंग करते रहेंगे तो वो जो यहाँ पर जिन्होंने कोड क्रैक किया है वो भी बाहर चले जाएंगे, और फिर वही होगा कि यार वो जो 100 में से एक है जिसको कोई आइडिया आता है वो बाकी तक कभी शेयर नहीं होगा, वो बाहर चला जाएगा, इंडिविजुअल इम्पैक्ट होगा, और फिर हम वापस चैरिटी मॉडल पे आ जाएंगे कि जी हमारी बाहर से रेमिटेंस आती है। बिल्कुल, एंड आई एग्री विद लॉट ऑफ व्हाट यू आर सेइंग। लेकिन मैं अगर आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना, देखें, माना सारी बातें मानी, $5,000 यहाँ पे इज़ वर्थ अ लॉट मोर देन से $5,000 अमेरिका में बैठ के बनाते हुए। लेकिन फिर मैं आपसे एक रिवर्स करता हूँ ना, देखें, एक इंसान है, आई एम गोइंग टू एक्सक्लूड माई सेल्फ फ्रॉम दिस, जो थोड़ा सा अपर मिडिल क्लास एंड अबव होते हैं ना, देखिए हमारी लाइफस्टाइल डिफरेंट है, हमारी ज़िंदगी डिफरेंट है। लेकिन मैं आपसे सवाल जो पूछ रहा हूँ ना वो ये है कि आप यहाँ पे रह रहे हैं ना, नॉट एज अ पाकिस्तानी इन व्हाट यू ओ द कंट्री, मे बी यू एंड आई ओ समथिंग टू द कंट्री, द लॉट ऑफ पीपल डोंट। ऐसा तो नहीं है ना कि उनकी ज़िंदगी, वो पाकिस्तान में पैदा हुए तो पैदा हुए, इसके पेट्रियटिज्म इज़ अ चॉइस नॉट अ कंपल्शन। अब सेफ्टी सिक्योरिटी सिचुएशन, स्कूलिंग सिस्टम्स, जो बंदा फॉर एग्जांपल फ्री हेल्थ केयर वाले मुल्कों में रह रहा है, जो बंदा फॉर एग्जांपल फ्री स्कूलिंग वाले मुल्क में रह रहा है, उसको बेनिफिट्स, उसके बच्चे को बेनिफिट्स, वो पासपोर्ट के बेनिफिट्स, मतलब मैं इतने लोगों को जानता हूँ जो रिमोट जॉब्स कर रहे थे, जिस तरह आपने बात की, और फिर उन्होंने कहा कि यार मैं यही रिमोट जॉब करूँगा एक्स मुल्क में, कम पैसे बनाऊँगा, लेकिन उसकी जो प्रोज एंड कॉन्स में प्रोज हैं, स्कूलिंग, हेल्थ केयर, एजुकेशन के साथ पासपोर्ट, जो भी सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत बड़ा फैक्टर है। आई एग्री विद यू कि ऑन एन इंडिविजुअल लेवल इट इज़ ऑब्वियसली अ बेटर चॉइस टू गो आउटसाइड। और यही मेरा स्टेट से सवाल है कि हम ऐसे लोगों को एक बेहतर इन्वायरमेंट यहाँ क्यों नहीं दे रहे कि हमारा टैलेंट यहाँ ही रहे और 100% इम्पैक्ट वापस आए। बाहर से भी कुछ परसेंटेज आ रहा है, लोगों के लिए परफेक्ट डिसीजन है। मैं खुद आधा टाइम बाहर ही गुजारता हूँ। बेहतर माशरों में आप सीखते हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। हमें थोड़ा पागलपन है कि हम वापस आके कहते हैं कि हमने अपने मुल्क में भी चीज़ें लेके आनी है। जिसको नहीं है वो भी परफेक्टली सही करे, किसी से कोई गिला नहीं है। स्टेट से गिला है कि हमें अच्छी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करनी चाहिए अपने लोगों को। और देखिए स्टेट से गिला ये भी है ना कि फैक्चुअली स्पीकिंग एट द एंड ऑफ द डे, मतलब इंसान की चॉइस है ना जाना। अब आपने जो बात की ना कि स्टेट से गिला है, मुझे तो कभी कभार ये इशू भी लगता है ना कि फर्स्टली व्हाट इज स्टेट इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन लेट्स अज्यूम दैट स्टेट इज स्टेट एंड इट विल समहाउ चेंज। वो चेंज प्रोसेस भी कुड बी अ डेकेड, ऐसा तो नहीं है। देखिए अगर आज सिक्योरिटी सिचुएशन आउटसाइड ऑफ, चलें KLI कराची में तो फिर भी मुश्किल है, लेकिन चले आउटसाइड लाहौर इस्लामाबाद कर लें, चले, अगर बुरी है तो ऐसा तो नहीं है ना कि कल सुबह ठीक हो जाएगी। अगर एजुकेशन सिस्टम में आज तक फ्लॉपी डिस्क के बारे में पढ़ा रहे हैं, मैट्रिक FSC लेवल पे कंप्यूटर में जी फ्लॉपी डिस्क होती है, CPU स्टैंड्स फॉर ब्ला, ये दिस चेंज विल टेक टाइम, मतलब आवर लाइफ टाइम्स, राइट। अब मैं और आप शायद पागल हैं कि नहीं हमने पाकिस्तान कुछ करना है, एंड मे बी देयर इज अ एलिमेंट ऑफ पेट्रियटिज्म एंड देन देयर इज एन एलिमेंट ऑफ we see an opportunity to make an impact, right? So that's the selfish side of it, at least with me. Yeah. But
जो आज मेरी और आपकी उम्र का है, वो अगर इस मुल्क से बाहर जाए तो उसकी ज़िंदगी में जो चेंज आप बात कर रहे हैं इज एट लीस्ट 2 decades away, नहीं? Yeah, I agree. It's the logical choice to move outside. टू मूव आउटसाइड एंड देन टू चेंज. देखिए अब वो रेमिटेंस भेजता है नहीं भेजता, ही बिकम्स ब्रिटिश और कैनेडियन और जर्मन और जापानीज. वो उसका हक है यार. हाँ, उसका हक है. हम इनफैक्ट हमें सेलिब्रेट करना चाहिए जो इंसान जा रहा है, और उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ. देखिए आसान नहीं है. आसान नहीं है. जाओ, सीखो, वापस आने आओ, और जो पाकिस्तानी वापस आ रहे हैं उसको भी मैसिव क्रेडिट देना चाहिए. लेकिन वही वाली बात आ जाती है ना कि इस सब में मेरा जो सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन ये है ना कि ये प्रॉब्लम तो आपको भी पता है, प्रॉब्लम सबको पता है, राइट? आप अच्छी बातें ये कर रहे हैं कि यू आर इंट्रोड्यूसिंग पाकिस्तानीज टू अदर कंट्रीज, लेकिन वो स्किल गैप जब तक नहीं मेंटेन होगा तो विल दोज मीटिंग्स, जो कॉन्फ्रेंसेज या जहाँ पे आप लोगों को लेके जा रहे हैं, आपने जिस तरह जाइटेक्स का एग्जांपल लिया, जर्मनी भी आई थिंक आप लोग जाते रहते हैं, यूरोप इन जनरल, डिफरेंट जगह जाते रहते हैं. इसका इम्पैक्ट में टाइम है बिकॉज ऑफ द इकोसिस्टम, राइट? देखिए, इकोसिस्टम बनाने से बनता है. हम जब पहला फ्यूचर फेस्ट कराना चाहते थे, हमारी ख्वाहिश थी कि बस एक थोड़ा सा बड़ा इवेंट कराते हैं, 10,000 लोग. एट दी एंड 50,000 हो गए. हमने को 7 मार्कियाँ लगाई. हमें खुद भी ये नहीं पता था कि इतना बड़ा हो जाएगा. हमें नहीं अंदाज़ा था कि इतना बड़ा इकोसिस्टम बन सकता है, लेकिन कोशिश की और कुछ ना कुछ बन गया. जो आतिफ अवान साहब ने आके पाकिस्तान का इंटरनेशनली वीसी इकोसिस्टम में एक नाम बनाया है, स्टार्टअप्स के लिए एक एनवायरनमेंट बनाई है. मतलब इमेजिन भी नहीं लोग कर सकते थे कि आप $80 मिलियन रेस कर सकते हैं, मिलियन 2 मिलियन रेस कर सकते हैं. हम लाख $1 रेस करते थे, वो भी बड़ी मुश्किल से, बड़ी ज़्यादा परसेंटेज पे. तो इकोसिस्टम इंडिविजुअल एफर्ट से ही बनता है, कलेक्टिव एफर्ट से बनता है, एक कम्युनिटी से बनता है. बहावलपुर में तौकीर अहमद एक कंपनी चलाता है एनिग्मेटिक्स के नाम से. वो कराची था, वहाँ जॉब शॉप की, वापस चला गया. उसने कहा मैंने यहाँ पर कंपनी बनानी है, अपने लोगों को बेनिफिट देना है. उसने 700 बंदे जो आज उसकी कंपनी में काम करते हैं खुद ट्रेन किए हैं, उस इदारे ने ट्रेन किए एक एक बंदे को. तो उसने तो इकोसिस्टम बना दिया. तो हमें ऐसे जो इंडिविजुअल्स हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं और जो करना चाहते हैं, हमें सिर्फ इनको सपोर्ट करना है. इकोसिस्टम बन जाएगा. हम एज एन एंटिटी ये समझते हैं कि जब लोग बाहर जाते हैं, वो कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते हैं, उन्हें समझ आती है कि बाहर की दुनिया की रिक्वायरमेंट क्या है. खासकर वो लोग जो ऑलरेडी यहाँ कुछ काम कर रहे हैं, तो वो अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी सर्विसेज को, अपने टैलेंट को उस हिसाब से टेलर कर लेते हैं. वो और लोगों को ट्रेन करते हैं कि यार ये स्पेसिफिक डिमांड है जो मैं यहाँ से आई है. वक्त उसमें लगता है कि शायद आज हमें मजेंटो के 3 लोग ना मिलें, लेकिन अगर हमें पता है कि अगले 5 साल इस चीज़ की डिमांड है तो लगा देते हैं 1 साल. वो काम अब नॉलेज स्ट्रीम कर रहा है. तो हमें इंडिविजुअली पॉकेट्स में, कंपनीज़ में बहुत सी एफर्ट्स होती हुई नज़र आ रही हैं जो कि कलेक्टिवली एक इकोसिस्टम बना देंगे. आई थिंक लाहौर को मैं रेफ़र करूंगा इस केस में कि लाहौर में मुझे लगता है कि ऑलरेडी एक सिलिकॉन वैली एग्जिस्ट करती है जो किसी को नहीं पता. आप कल लाहौर आए, मैं आपको बल्कि फ्राइडे को 150 लोगों से मिला दूंगा जो डॉलर कमाते हैं, जो इनोवेटिव काम करते हैं, जिसका कहीं कोई नाम नहीं है. हमारे पॉडकास्ट हमने शुरू किए हैं, हमने कहा हम वो लोग लाएंगे जो कुछ डिफरेंट कर रहे हैं, जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है हम वो सामने लाना चाहते हैं कि आहिस्ता 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 जो है लोग स्टोरीज शेयर करें. तो ऑलरेडी बहुत सा काम है, क्योंकि लाहौर बड़ा एक छोटा शहर है, वहाँ पर बिज़नेस भी है, वहाँ पर एजुकेशन भी है, वहाँ पर थोड़ा एंटरप्रेन्योरल ग्रिट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इस्लामाबाद. थोड़ी मेहनत और थोड़ी स्पीड वहाँ उस शहर की वैसे ही ज़्यादा है. और वही एक आपको सारे फैक्टर चाहिए होते हैं एक एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम बनाने के लिए. तो आप देखेंगे बहुत बहुत कूल स्टार्टअप्स हैं जो लाहौर से निकल रहे हैं, बहुत सी सॉफ्टवेयर कंपनीज वहाँ हैं, टेक टैलेंट बहुत ज़्यादा वहाँ है, और वहाँ पर नॉलेज शेयरिंग, लर्निंग, कोलैबोरेशन बहुत ज़्यादा है. तो इसीलिए हम भी लाहौर जाके अब बेस्ड हो गए. हमने कहा हम जो है इस कम्युनिटी में, इस इकोसिस्टम में ऑपरेट करना चाहते हैं, और जितने बड़े ये होंगे उतने बड़े ही हम होंगे. तो आप अकेले ग्रो कर ही नहीं सकते. दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ एन इकोसिस्टम. और वी बिलीव के ऑलरेडी पाकिस्तान में जो काम हो रहा है, मतलब को 35 मुल्क में देखा हूँ, वो कमाल है. हमें अंदाज़ा नहीं है कि हम कितनी बड़े पोटेंशियल पे बैठे हुए हैं. हमारा जो यंग पॉपुलेशन है वो इंग्लिश बोलती है, पढ़ी लिखी है. हम सिर्फ उनको राइट अपॉर्चुनिटी से कनेक्ट नहीं कर रहे. कुछ कंपनीज कर रही हैं, उनको हम फैसिलिटेट करें, और बाकी लोगों को ये मैसेज दें कि यार ये काम है जो हमारे मुल्क को आगे लेके जा सकता है. हमारी यूथ combined with global opportunities, with skill sets that can help them earn dollars, help the country earn dollars, and bring more economic prosperity to the nation as a whole. Like 2 मिलियन लोग अगर डॉलर कमाते हो इस मुल्क में, तो इस मुल्क के सारे मसले ख़त्म हो जाएंगे. फिर उसके बाद हम जो बाकी इश्यूज़ हैं वो भी रिजॉल्व कर लेंगे. जैसे मैं आपसे फर्स्ट तो दिस इज़ रियली इंसाइटफुल, लेकिन मैं आपसे 2-3 और सवाल पूछ के लेट यू गो. आपने भी आगे मीटिंग पे जाना है. लेट्स टॉक अबाउट कॉन्फ्रेंसेस. ठीक है.
द सिनिक इन मी एज सम, देखें एक तो कॉन्फ्रेंस पे 2-3 किस्म के लोग होते हैं. एक तो वो होता है जो स्पीकर है या कुछ स्पॉन्सर है, स्पीकर है, कुछ इस तरह बड़ा है, राइट. उसको तो चलो बहुत वजह है जाने के लिए. एक तो उसकी हाई नेटवर्किंग हो रही होती है एट अ बिग लेवल विद डिफरेंट अदर स्पीकर्स एंड पैनलिस्ट एक्सेट्रा. दूसरी वजह ये है कि ऑब्वियसली शोहरत मिल रही होती है, लोग आपकी बात सुन रहे होते हैं, ऑडियंस से बैठे होते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा. मैं हूँ BBA करके अभी निकला हूँ 6 महीने मिसाल के तौर पर, ठीक है. Why should I go to a conference? Is it to listen to the person? नेटवर्किंग, अब नेटवर्किंग में ये है ना कि लेट्स से कि एक दफ़ा वो स्पीकर उतरता है तो अक्सर तो वो स्पीकर्स घर चले जाते हैं, या चले अगर वो आते भी हैं तो वो अपने एक सर्कल में होते हैं, राइट. दिस इज़ ट्रू. आई बीन टू लॉट ऑफ कॉन्फ्रेंसेज एंड देयर इज़ वन वर्ल्ड वेयर यू आर इन द गेम एंड देन देयर इज़ अनदर वर्ल्ड जहाँ पे आप आके तालियां बजाने के लिए बैठे हुए हैं. जो तालियां बजाने वाली कौम है उनको क्या फ़ायदा होता है से नॉट जस्ट फ्यूचर, एनी कॉन्फ्रेंस एनीवेयर इन द वर्ल्ड. सो हमारा सारा कॉन्सेप्ट कॉन्फ्रेंसेस का नेटवर्किंग के अराउंड है. हमें लगता है कि आप अगर एक कॉन्फ्रेंस पे आए हैं तो हमारा ये प्रॉमिस है कि आप किसी को भी मिल सकते हैं. अब ठीक है, कुछ और इवेंट्स हैं जहाँ ज़रा ज़्यादा एक्सक्लूसिविटी रखी जाती है. हम एज अ प्लेटफॉर्म ये नहीं करते, क्योंकि हम इंटरनेशनली जिन इवेंट्स पे गए थे हमने देखा कि वहाँ नेटवर्किंग होती है कि आप गूगल के CEO भी हो तो आप इवेंट पे आए हो तो मैं आपसे मिल सकता हूँ. ये एक प्रॉमिस है एज एन इवेंट. ये फ्यूचर फेस्ट का प्रॉमिस है कि अगर हमारे 300 स्पीकर हैं और आप कोटद्दू से जो ना FSC के स्टूडेंट हो, आप आ गए हो तो आप मिल सकते हो उससे. और क्यों नहीं, मतलब हम अपनी यूथ को क्यों नहीं एक्सेस देना चाहते, हम क्यों एक्सक्लूसिविटी और लॉबीज़ और क्लासिज्म और इन सारे मसलों में चले जाते हैं. ये मेरी एक स्ट्रगल थी और मुझे लगा कि जब हम ये प्लेटफॉर्म बनाएं तो हम एटलीस्ट ये मसले हल करेंगे. जो यंग बंदा आता है, एक तो लर्निंग बहुत है कि आपको क्या पता कि क्या हो रहा है दुनिया में, तो आप आएँ उन लोगों से सुने जो यहाँ पर ही मसले हल कर रहे हैं, जो यहाँ पर बड़ा कटिंग एज काम कर रहे हैं हर टेक्नोलॉजी में, हर डिफरेंट कैटेगरी में. आई थिंक कि ज़्यादातर इवेंट्स पाकिस्तान के बहुत अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं, लर्निंग बहुत है. दूसरा एस्पेक्ट है कनेक्टिविटी का, नेटवर्किंग का, और मुझे लगता है कि ग्रोथ इनको कंबाइन करके आती है कि अगर 70 लोग सऊदी अरेबिया से आए हैं तो सबके लिए एक्सेसिबल होने चाहिए, एक सर्टन क्राउड के लिए तो नहीं होने चाहिए. और वो जब सबके लिए एक्सेसिबल होते हैं तभी इम्पैक्ट क्रिएट होता है, क्योंकि क्या पता कि किसके पास क्या आइडिया है जो कि दूसरे बंदे को पसंद आ जाए. तो आप सबके लिए फ्लोर ओपन कर दें, आप आएँ, एक दूसरे से बात करें, आप कोलैबोरेट करना चाहते हैं, आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, अपनी सर्विसेज बेचना चाहते हैं, आप किसी कंपनी में नौकरी लेना चाहते हैं. बहुत से लोगों को जॉब्स मिली हैं, बहुत से लोगों को अपनी कंपनी में मार्केटिंग मिल गई है, बहुत ज़्यादा फ्रीलांसर्स हैं जिनको काम मिल जाता है. आज़ाद चाय वाला ने कहा कि मैं ये शर्ट पकड़ता हूँ वाइट कलर की, मैं मार्कर से लिख देता हूँ, और तुम ग्राफिक डिज़ाइनर हो तो मार्कर से तुम्हारी बैक पे लिखा होगा कि आई एम अ ग्राफिक डिज़ाइनर, आई एम लुकिंग टू प्रोवाइड सर्विसेज. और ऐसे को 200 लोग इवेंट पे घूम रहे थे और उनमें से ज़्यादातर लोगों को कोई ना कोई काम मिल गया, क्योंकि जहाँ पर हज़ारों लोग जा रहे हैं, हज़ारों मसले हैं, हर किसी को कुछ ना कुछ चाहिए. तो हमारा सारा कोर है कि लोग कनेक्ट हो जाएं, और जब काम के लोग आपस में कनेक्ट होते हैं तो कहीं ना कहीं ग्रोथ हो जाती है. और आपने बात की अभी जिस तरह फॉर एग्जांपल 300 स्पीकर्स हैं, ठीक है, कभी कभी आपको लगता है कि यार इवेंट्स में इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो रही होती है. मिसाल के तौर पे अब वाई इज़ इट, मैंने नोटिस किया जिस तरह हर चीज़ में एक पैनल होगा, पैनल में 18 बंदे होंगे. अब वो 18 बंदे अपने अपना माइक पे अपनी अपनी मंजन बेचना चाह रहे होंगे. ऑब्वियसली एवरीबडी इज देयर टू आल्सो सेल देयर बिजनेस और देयर स्किल सेट और देयर कॉम्पिटेंसीज. तो हर ऑलमोस्ट 12 आपको आइडेंटिकल जवाब अक्सर मिल रहे होते हैं, बिकॉज एवरीबडी इज ट्राइंग टू बी लाइक वो डिजिटल मार्केटिंग बात है, मैं तुम्हें बताता हूँ, ब्ला 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 ब्ला. अब पॉइंट ये है कि वाई इज इट बिकॉज टू get an event at that scale you need that many people, or is it just a question of that many people want to be involved? Why is it such a big thing always? So for us it was when we started doing events we were more startup conferences, right? Then we realized कि the impact of technology is beyond just like these three things. मतलब एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी क्या है, एजुकेशन में क्या कर रही है, हेल्थ में क्या कर रही है, क्योंकि हर चीज़ का फ्यूचर टेक्नोलॉजी से जुड़ा है. हम एज फ्यूचर फेस्ट, मतलब हम टेक फेस्ट क्यों नहीं है, फ्यूचर फेस्ट इसलिए क्योंकि हमें लगता है कि देखें बात फ्यूचर की हो रही है, टूल टेक्नोलॉजी है. तो आप आएँ और आप इंटरटेनमेंट में बात करें, आप स्पोर्ट्स में टेक की बात करें, आप बताएं कि टिकटॉक पे आजकल एजुकेशन वीडियोस किस तरह चल रही हैं, एक स्टार्टअप है जो कोलैबोरेट करे. तो हमारा स्पेक्ट्रम बहुत वाइड है, क्योंकि हमारी ऑडियंस का स्पेक्ट्रम बहुत वाइड था. हमें ये लगा कि 25 करोड़ लोगों की अगर ऑडियंस हो और हर चीज़ इस मुल्क में एक मसला हो तो फिर उस पर बात होनी चाहिए.
मतलब हेल्थ टेक पे एक पूरा पैनल नहीं होना चाहिए, हेल्थ टेक पे 4 घंटे होने चाहिए, गेमिंग पे 3 घंटे होने चाहिए। तो हमने डिफरेंट इकोसिस्टम्स को, डिफरेंट टॉपिक्स को, डिफरेंट प्लेयर्स को इन्वॉल्व किया और हमने कहा यार आप बताएं कि लाइक गेमिंग में 2 घंटे क्या बात होनी चाहिए, आपको पता है क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड्स हैं, किन एक्सपर्ट्स को बुलाना चाहिए। मैं आपकी एक बात से इसमें बहुत ज़्यादा आई थिंक उसको +1 करूँगा कि मुझे लगता है कि स्पीकर्स को शायद बेहतर ट्रेनिंग की ज़रूरत है कि हम बहुत जगह पे जाके सेल्फ प्रमोशन में चले जाते हैं, हम अपना विजन नहीं शेयर करते, हम आइडियाज़ नहीं शेयर करते, हम सोल्यूशंस नहीं शेयर करते। लाइक मेरे कुछ इंटरनेशनल दोस्त आए तो उन्होंने कहा यार कि वी लव्ड द स्पीकर प्रोफाइल हेयर, लाइक कमाल लोग हैं, लेकिन हमें ये नहीं समझ आई कि इस बंदे ने 15 मिनट ये क्यों बताया कि मेरी कंपनी करती क्या है। लाइक तुम्हारा इंट्रोडक्शन तो ऑनलाइन भी पड़ा है। तो हमें, हमारे लिए लाइट बल्ब मोमेंट थी, हमें लगा कि यार अच्छा सिर्फ आप लाइक स्मार्ट लोग ले आएँ तो शायद काम हो जाएगा। बट अब हम उन स्मार्ट लोगों की थोड़ी सी ये मदद करते हैं समझने में कि यार आपका विजन क्या है जिसकी वजह से आप सक्सेसफुल हैं। लाइक इट इज़ नॉट व्हाट योर कंपनी डज, इट इज़ वाई यू डू व्हाट यू डू। एंड हम चाहते हैं कि आप अपना वाई बताएं और आप अपना हाउ बताएं। लाइक आप बताएं कि अपनी स्पेस में आपने क्या यूनिक प्रॉब्लम सॉल्व की है जिसकी वजह से आप कामयाब हैं। क्योंकि लोग वो सीखने आए, लोग ये सीखने नहीं आए कि आपकी कंपनी क्या करती है, वो तो आपकी वेबसाइट पे पता लग जाएगा। तो आई थिंक कि कंटेंट क्यूरेशन में हम भी एज अ प्लेटफॉर्म हमें इम्प्रूव करना चाहिए और स्पीकर्स को और हमारे लीडर्स को भी सोचना चाहिए कि जब आपको एक स्टेज पे आने का मौका मिलता है तो आप क्या इन्फॉर्मेशन है जो शेयर करें कि जिसमें ऑडियंस का फ़ायदा हो। लाइक आपका ब्रांड तो पहले 3 सेकंड में बन जाता है, आप स्टेज पे आ गए हैं, अब हमने मान लिया आप बड़े बंदे, अब अगले 15 मिनट में ये बता देना कि हम सीख क्या सकते हैं, हम कैसे बड़े बंदे कि हम कैसे बड़े बंदे और नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा चलें, आई वोंट टेक अप एनी मोर ऑफ योर टाइम, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है। एंड जस्ट एक तो क्यूरियोसिटी भी है और एक जनरल, अभी आपने बात भी की तो इट कनेक्ट्स वेल। वाई की आपने बात की ना, वाई आर यू डूइंग ऑल ऑफ दिस? बड़ा डीप सवाल आपने पूछ लिया। आई बिलीव कि मैं स्टार्टअप इकोसिस्टम में बस ऐसे ही आ गया था, मुझे शौक था और फिर मुझे पता लगा कि अच्छा मुझे ये वेबसाइट और स्केलिंग और ये सारा बड़ा कॉम्प्लिकेट हो रहा है, लेकिन मुझे इवेंट्स में मज़ा आता है, लाइक कूल लोगों से मिलके मज़ा आता है, बड़ी लर्निंग होती है। और वहाँ से मैंने एक ट्रैजेक्टरी बनाई कि मैं एक कम्युनिटी बिल्डर बनना चाहता हूँ और मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा इकोसिस्टम बनूंगा, बिल्डर बनूंगा। आज शायद अल्लाह ने वो इज़्ज़त दे दी है, लेकिन मुझे ये नहीं रियलाइज़ हुआ कि ये प्रॉब्लम कितनी सिग्निफिकेंट है। और अब मेरा वाई शायद मेरे उस वाई से बहुत डिफरेंट है। उस टाइम मुझे मज़ा आता था तो मैं इसलिए काम कर रहा था, अब मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ज़रूरी बहुत है कि अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अगर आप ये पॉडकास्ट नहीं होस्ट करेंगे, अगर हम उन 150 लोगों को आवाज़ नहीं देंगे तो और कोई तो नहीं दे रहा। मतलब हमने पूरी दुनिया के लिए इतना मुश्किल बनाया हो यहाँ काम करना, अगर हम भी चले जाएंगे तो कौन करे। तो अब मुझे लगता है कि एक सेंस ऑफ ड्यूटी है जिसकी वजह से हमें वो हिम्मत मिलती है कि हम सारे मसलों से लड़ें भी, हल भी करें, जबकि शायद हमारे लिए और बहुत से हमारे जैसे लोगों के लिए बाहर बेहतर प्रॉस्पेक्ट्स मौजूद हैं। और लेकिन मुझे लगता है कि यही वो पॉइंट होता है कि जहाँ पर हमें ये डिसीजन लेना है कि नहीं यार, लाइक दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो आई फील अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ मेंबर ऑफ दिस नेशन एंड एज अ यू नो पार्ट ऑफ द यूथ ऑफ दिस कंट्री, कि अगर मुझे मौके मिले हैं तो मेरे भाई को क्यों नहीं, मेरे कज़न को क्यों नहीं, मेरे मोहल्ले के दोस्तों को क्यों नहीं, मतलब जो मेरे बचपन के क्लासमेट हैं, अगर मैं उनमें और अपने आप में फ़र्क देखूं तो मुझे मतलब क्लियरली नज़र आता है कि सोसाइटी में कितनी ज़्यादती है, कि उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ इतनी डिफरेंट क्यों, बाकी सबके लिए डिफरेंट क्यों। तो हम तो सिर्फ चाहते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ में डेमोक्रेटाइजेशन हो, जो हमारे लिए दरवाजे खुले हैं वो बाकियों के लिए भी ओपन हो। हमें बहुत मेंटर्स ने मदद की तो हम अपने इवेंट पे सारे मेंटर्स बुला लेते हैं कि यार बाकियों की भी मदद कर दें। हमने बहुत लोगों से सीखा तो हम उनको बुला लेते हैं कि आप सीखें। हमें जिस इकोसिस्टम ने सपोर्ट किया इस्लामाबाद में, फाउंडर इंस्टीट्यूट और बाकी जगह पे, हमें लगा कि यार ये इकोसिस्टम बड़ा करके सबकी मदद हो सकती है। और हमने एज अ बिज़नेस इसको लिया क्योंकि हर चीज़ एक प्रॉब्लम होती है, एज एन एंटरप्रेन्योर आप सॉल्व करते हैं और आप कंपनी बना लेते हैं। ये नैरेटिव कि हर अच्छा काम नॉन प्रॉफिट ही होना चाहिए, आई थिंक ये हमारे माशरे की एक गलत फहमी है, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। हम किसी बिजनेसमैन को अप्रिशिएट नहीं करते कि जो बिज़नेस तो कर रहा है लेकिन माशरे की मदद कर रहा है, लेकिन एक बंदा जो शायद अपेरेंटली तो एक नॉन प्रॉफिट चला रहा है लेकिन उसमें कितनी करप्शन कर रहा है, हम उसे जो है हीरो बना लेते हैं। और मुझे ये गलत फहमी है। इंशाल्लाह इन द
coming event or sometime, we want to do a conscious business award, right? We want to recognize businessmen who are running commercial businesses but are conscious about society and making an impact. Because that's the future, right? It's sustainable. That's the future. It's sustainable. So I hope I answered the question. I think that was a great answer. अच्छा है ना, because everybody wants to be the man on the stage, but someone has to build the stage for the community to exist in the first place. हम पीछे स्लाइडें चेंज कर रहे होते हैं. हाँ, नहीं, लेकिन जब तक वो मतलब प्लेटफॉर्म ही नहीं होगा तो मतलब वो एंटरप्रेन्योर भी फिर नहीं आएगा ना. ऐसे ही. सो इट्स चिकन एंड एग. खैर चलें, दिस वाज अ प्लेजर एंड बहुत कुछ सीखने को मिला. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द पॉडकास्ट. Thank you so much for hosting. It was an honor. Thank you guys for watching. If you enjoy our content, please do subscribe to our channel and we'll see you for the next podcast.